नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और ये जो है चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो है आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शॉक थेरेपी क्या है, या फिर शॉक थेरेपी का परिणाम क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि दो ध्रुवीयता का अंत इसके बारे में बताइए, या फिर दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं, या दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, या नई दुनिया किसे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम आपको इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं। फिर इसके बाद जो है आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी प्रकार आएंगे जिस प्रकार आपके हिस्ट्री के कुछ चैप्टर आए हैं, यानी कि आपके हमने जो है हिस्ट्री के 6 चैप्टर करा दिए हैं। तो आइए बने रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले हम समझेंगे कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। तो दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ है किसी भी क्षेत्र या व्यवस्था में दो प्रमुख शक्तियां या ध्रुव होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ। यानी कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र या व्यवस्था में दो प्रमुख शक्तियां होती हैं, जिनमें जो कि एक दूसरे के विपरीत होती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करती हैं, उनकी बुराइयां करती हैं। और उसी को जो है दो ध्रुवीयता कहा जाता है, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में हुआ था। तो शीत युद्ध जो है 1945 से लेकर 1991 तक चला था, जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब उसमें से 15 गणराज्य अलग हुए। तो आप जानते हैं कि उसी समय जो है शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका था। अब हम देखेंगे सोवियत व्यवस्था से आशय। आप जानते हैं कि सोवियत प्रणाली या सोवियत व्यवस्था तो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था। इस समाज में पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता की बुनियाद पर नई व्यवस्था की रचना करना था। इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया या फिर सोवियत व्यवस्था कहा गया। तो सोवियत व्यवस्था क्या होती है कि जब 1917 में जब समाजवादी क्रांति हुई थी रूस में, तो उस रूस को जो है 15 गणराज्यों से मिलाकर बनाया गया, यानी कि जब उसका नाम रखा गया था सोवियत संघ। तो इससे जो है इसका निर्माण हुआ, और इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसमें पूंजीवादी व निजी संपत्ति का अंत किया जाए, और इसमें जो है नई व्यवस्था लागू की जाए, और इसी को जो है सोवियत व्यवस्था या सोवियत प्रणाली कहा जाता है। तो इसमें आपका एक शब्द है जिसका नाम है समता मूलक समाज। तो ये शब्द जो है आपको आपके आंसर शीट में जरूर लिखना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत व्यवस्था क्या है। क्योंकि ये आपसे यही पूछा जाता है कि ये जो है एक समता मूलक समाज की स्थापना करना इसका एक उद्देश्य था, यानी कि जिसमें निजी और पूंजीवाद कुछ भी ना हो, बल्कि उसमें जो है एक ऐसी व्यवस्था हो जो कि उस पर सिर्फ राज्य का हस्तक्षेप हो, जैसे कि हम जिसे कहते हैं समाजवादी व्यवस्था। और आप जानते हैं कि भारत में तो मिश्रित व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था क्या होती है कि उस पे जो है यानी कि सरकार का हस्तक्षेप होता है, जबकि निजी संपत्ति पर जो है दोनों का निजी संपत्ति पर यानी निजी ही होती है, यानी कि जैसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और एक होता है पब्लिक सेक्टर जिसे हम समाजवादी सेक्टर कहते हैं। आगे आता है कि सोवियत संघ एक ऐसा बहुराष्ट्रीय राज्य था जिसमें 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे। सोवियत संघ के पास प्राकृतिक गैस, बॉक्साइट, लोहा एवं कोयले के विशाल भंडार उपलब्ध थे। यानी कि जो सोवियत संघ था, तो वो जो है एक ऐसा देश था जिसमें 60 समुदाय यानी कि 60 राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहा करते थे। और सोवियत संघ के पास जो प्राकृतिक गैसें, बॉक्साइट, लोहा एवं कोयले के विशाल भंडार भी उपलब्ध थे। तो यही थी सोवियत संघ की प्रणाली। अब हम देखेंगे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, यानी कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उसके प्रमुख लक्षण क्या थे। तो सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था के तीन प्रमुख लक्षण थे, जिनमें सबसे पहले आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर आता है नियोजित अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर। तो यही जो है इसकी आर्थिक व्यवस्था के तीन प्रमुख लक्षण हैं, जो कि हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों,
जैसे कि भूमि, कर आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व नहीं होता है। इसी प्रकार रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे कि आपकी भूमि रहा, कर रहा, पूँजी, इन पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है और इसमें जो है कोई भी निजी स्वामित्व नहीं होता है। और इसी प्रकार जो है रूस में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और इसी को जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब आगे इसमें आता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था जो क्या होती है, तो जहाँ सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है, वहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। इस अर्थव्यवस्था में निवेश, उत्पादन और वितरण सरकार की योजनाओं के मुताबिक होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार दीर्घकालिक योजनाएं बनाती है। यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था जो होती है, इसमें जो है इस अर्थव्यवस्था में जो है निवेश, उत्पादन और वितरण जो है सरकार की योजना के मुताबिक चलता है और नियोजित अर्थव्यवस्था में जो है सरकार जो है दीर्घकालिक योजनाएं बनाती है। अब आगे आता है जीवन स्तर। तो सोवियत संघ में 1929 के बाद का काल औद्योगिकरण और कृषि के विकास का काल था। धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता गया। राज्य की ओर से उनके लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेंशन की व्यवस्थाएं की गई थी। यानी कि सोवियत संघ में जो है 1929 के बाद जो है वहाँ का जो जो समय रहा वो जो है औद्योगिकरण और कृषि के विकास का काल रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1928 में जो है सोवियत संघ में जो है पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, यानी कि जिसे हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। और भारत में भी आप जानते हैं कि 1951 में जो है रूस से ही प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। तो इनमें जो है रूस में जो है लोगों के लिए जो है आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेंशन आदि की व्यवस्थाएं की गई। तो उस समय जो है रूस एक अलग अलग नहीं था, बल्कि 15 देशों से मिलाकर गए बनाया गया एक गणराज्य था, जैसे हम सोवियत संघ कहते हैं। और बाद में इससे जो है 15 राज्य अलग हुए 1991 में। आप ये सभी के सभी, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये जो 3 देश थे, ये जो है सोवियत संघ के सबसे बड़े देश माने जाते हैं। आगे आता है सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क प्रदान किया गया। बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में उन्हें राज्य की ओर से राहत प्रदान की जाती थी। काम के अधिकार की जो गारंटी दी गई थी, उससे बेरोजगारी समाप्त हो गई थी। यानी कि सोवियत संघ जो है विश्व का ऐसा पहला देश बना जहां पर नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू वर्क प्रदान किया गया। और बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में उन्हें जो है राज्य की ओर से राहत प्रदान की जाती है, जैसे कि उन्हें काम के अधिकार की जो गारंटी दी गई थी, उससे बेरोजगारी भी समाप्त हो गई थी। अब आता है सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था। तो जहां तक सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था के प्रश्न है, उसके प्रमुख लक्षण थे, जिनमें सबसे पहला आता है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, अफसरशाही, समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन पर सरकार का अधिकार और निजी अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रता का अभाव। यानी कि जो सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें जो है कई प्रमुख लक्षण हैं, जिनमें सबसे पहले आता है वो आता है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। यानी कि रूस में कोई और पार्टी नहीं थी, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ही थी जो कि लोगों पर तानाशाही करती थी। और अफसरशाही भी चलती थी, यानी कि वहाँ के जो कुछ बड़े अफसर हुआ करते थे, वो जो लोगों पर अत्याचार करते थे। और समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन पर सरकार का ही एकाधिकार था। यानी कि लोग जो है सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। आगे इसमें आता है कि निजी अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि वहाँ पर जो है कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था और ना ही वहाँ पर जो है नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। अब आगे आता है कि सरकार की यह नीति थी कि लोगों को धर्म के स्थान पर भौतिकवाद और नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जाए और संविधान द्वारा देश में संघवादी व्यवस्था कायम की गई। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु संविधान द्वारा केंद्र को असाधारण शक्तियां दी गईं। गणराज्यों के कानून और निर्णय का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता था। यानी कि जब सोवियत संघ में जो क्या था कि उसमें जो है कहा गया कि हमें जो है धर्म के स्थान पर जो है भौतिकवाद और नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जाए लोगों को। और उसमें जो है संविधान जो द्वारा जो है देश में संघवादी व्यवस्था भी कायम की गई थी। और सोवियत संघ जो है एक ऐसा देश था, यानी कि एक ऐसा राज था जिसमें जो है 15 गणराज्य शामिल थे, और परंतु संविधान जो था उसका
वहाँ से जो है केंद्र को असाधारण शक्तियाँ दी गई और गणराज्य के जो कानून और निर्णय का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर भी ही निर्भर करता था। अब आगे आता है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चलती। सोवियत संघ या उसके किसी भी गणराज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और किसी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती थी। और शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ एक का एकमात्र लक्ष्य यह बन गया था कि सैन्य शक्ति में ना सिर्फ अमेरिका की बराबरी की जाए बल्कि उससे आगे निकला जाए। तो जो सोवियत संघ था उसमें जो है कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चलती रहती थी और सोवियत संघ या उसके जो भी जो गणराज्य हुआ करते थे जैसे कि यूक्रेन रहा, बेलारूस रहा, और इनमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती थी। और जब शीत युद्ध के कारण जब सोवियत संघ में जो है एकमात्र यही लक्ष्य बन गया कि हमें जो है अब सैन्य शक्ति में ना सिर्फ अमेरिका की बराबरी करनी है बल्कि उससे आगे निकलना है। क्योंकि आप भी जानते हैं जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने 2 एटम बम यानी कि जो परमाणु बम गिराए थे, तो किसी भी देश को नहीं पता था कि इतने सारे इन्होंने जो है परमाणु बम बना लिए हैं। फिर बाद में जो है रूस ने भी अपने बहुत सारे परमाणु बम बनाए और उन्होंने जो है इतना अपना जो इनके प्राकृतिक संसाधन थे उन्होंने जो है हथियार बनाने में ही उनको जो है नष्ट करने लगे और धीरे-धीरे जो है सोवियत संघ का इसी कारण जो है पतन होने लगा था। आगे आता है कि दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन, राष्ट्रपति भवन और अन्य प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया था और अफगान लोगों ने बड़ी बहादुरी से सोवियत संघ आक्रमण का सामना किया था। यानी कि दिसंबर 1979 में जो है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन और राष्ट्रपति भवन और अन्य प्रमुख केंद्रों पर जो है आक्रमण कर दिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो है अमेरिका ही जो थी अफ़गानिस्तान का जो साथ देती थी और उसमें जो है अमेरिका के सैनिक भी रहा करते थे। और अफ़गान लोगों ने जो है बड़ी बहादुरी से यानी कि जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा बहादुरी दिखाई और सोवियत संघ के आक्रमण का भी सामना किया था। आगे आता है उन्होंने अपने छापामार हमले से सोवियत संघ यानी सोवियत सैनिकों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई और उन्हें अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति जारी रही। अफगान संकट से सोवियत संघ की बड़ी बदनामी हुई थी। यानी कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में जो है हमला किया तो वहां पर जो है वहां के जो लोग थे या वहां की जो सरकार थी उन्होंने जो है छापामार हमले से जो है सोवियत संघ के सैनिकों को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई, कुछ को मार डाला और अमेरिका से भी जो है उनको हथियारों की पूर्ति आती रही यानी कि उनको जो है अमेरिका हथियार देता रहा और उनकी मदद करता रहा। और जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर जो है यानी कि वो आक्रमण किया तो उससे जो है उसकी भी बड़ी बदनामी हुई थी। आगे आता है कि अब उसे सीधे-सीधे साम्राज्यवादी और विस्तारवादी देश माना जाता था। यानी कि ऐसा कहा गया कि सोवियत संघ जो है अब लड़ाई झगड़ा करके जो है अपना साम्राज्य बनाना चाहता है, यानी कि साम्राज्य बड़ा करना चाहता है और विस्तार करना चाहता है। आगे आता है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, यानी कि एक ये जो है रूस के राष्ट्रपति थे जो कि 1985 से लेकर 1990 तक जो है रूस के यानी कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए पेरेस्त्रोइका जिसका मतलब है पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट जिसका मतलब है खुलापन की नीतियां लागू की, जिसका उद्देश्य सोवियत प्रणाली में सुधार करना था, लेकिन अंततः सोवियत संघ के विघटन में भी योगदान दिया। यानी कि जो ये जो है एक राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के और इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने जो है 2 नीतियाँ लागू की जिनमें एक का नाम था पेरेस्त्रोइका, दूसरा का नाम था ग्लासनोस्ट। और इन्होंने जो है इनको जो है इसलिए लागू किया ताकि सोवियत प्रणाली में जो है सुधार किया जाए। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन्होंने जो है उसमें भी योगदान दिया था और इनकी जो ये दोनों नीतियाँ थी पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट ये जो है विफल हो गई थी बल्कि सफल नहीं हो पाई। अब हम समझेंगे पेरेस्त्रोइका जिसका मतलब है पुनर्रचना, तो ये होती क्या है? तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि पेरेस्त्रोइका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर ग्लासनोस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है सोवियत संघ में कौन-सी 2 नीतियाँ लागू की? तो यह आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाना था। इसने केंद्रीकृत योजना के बजाय सरकार के तत्वों को शामिल करने की बात कही, हालांकि यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ
और सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में विफल रहा। यानी कि जो पुनर्रचना यानी कि पेरेस्ट्रोइका, तो ये जो है एक आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था को जो है अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाना था, यानी कि इसको जो है आगे बढ़ाना था। इसने केंद्रीकृत योजना के बजाय बाजार के तत्वों को भी शामिल करने की बात कही थी। हालांकि ये जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुई और सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में विफल रही। अब जो अगली आती है वो है ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब होता है खुलापन। तो यह एक नीति थी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की पारदर्शिता को बढ़ावा देती थी। इसने प्रेस और मीडिया पर नियंत्रण काम कम कर दिया। इसने लोगों को सरकार और समाज के बारे में खुलकर बात करने और चर्चा करने की अनुमति दी थी। यानी ग्लासनोस्ट का मतलब था एक ऐसी नीति जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की पारदर्शिता को बढ़ावा देना, और इसने जो है प्रेस और मीडिया पर भी नियंत्रण कम कर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी तो उसमें जो है प्रेस थी या मीडिया थी, समाचार पत्र थे, उन पर जो है सरकार इन्हें जो है बिल्कुल भी खुलकर बोलने नहीं देती थी। और इसमें जो है इन्होंने जो है लोगों को जो है यानी कि सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाने की भी या उनके ऊपर चर्चा करने की भी अनुमति दी थी। अब अगला आता है राजनीतिक सुधार। तो गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने सोवियत संघ के लिए राष्ट्रपति पद की स्थापना की। उन्होंने सोवियत संघ के घटक गणराज्यों को अधिक स्वायत्तता दी, यानी कि उन्हें जो है काफी ज्यादा स्वतंत्रता दी जो सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे। अब आता है सुधार के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को बाध्य करने वाली परिस्थितियां। तो कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध किया। गोर्बाचेव के सुधारों से क्षेत्रीय, जातीय और वर्गीय तनाव बढ़े। गोर्बाचेव के सुधारों से अर्थव्यवस्था ढहती गई। गोर्बाचेव के सुधारों से लोकप्रियता में गिरावट आई और गोर्बाचेव के सुधारों से कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कट्टरपंथियों ने तख्तापलट की कोशिश की। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनको बाध्य करने वाली कुछ परिस्थितियां थी। तो उनमें हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथियों ने जो है गोर्बाचेव के सुधारों के खिलाफ उन्होंने जो है विरोध किया, और उन्होंने जो है क्षेत्रीय जातिवाद और वर्गीय तनाव भी बढ़े उसके कारण, और अर्थव्यवस्था भी जो है वहाँ की गिरती गई, और जो वहाँ की जो लोकप्रियता भी थी उसमें भी जो है गिरावट आई, और कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जो कट्टरपंथी थे उन्होंने जो है तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। आगे आता है गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लोकतंत्र लाने और शीत युद्ध खत्म करने की कोशिश की थी, और गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देश के राष्ट्रपति के तौर पर खुलापन लाने की योजनाएं शुरू की थी। गोर्बाचेव के सुधारों से कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने 1991 में उनका तख्ता पलटने की कोशिश की थी। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने जो है सोवियत संघ में जो है लोकतंत्र लाने की व्यवस्था, यानी कि उन्होंने जो है यार शुरुआत की, और शीत युद्ध जो है खत्म करने की भी उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देश के लिए राष्ट्रपति के तौर पर जो है खुलापन लाने की योजनाएं भी बनाई, और गोर्बाचेव के सुधारों में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है 1991 में उनका तख्ता पलट करने की कोशिश कर दी थी, और वो जो है 1925 दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। आगे आता है गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी और पार्टी को केजीबी और सशस्त्र बलों पर नियंत्रण से वंचित करने के उपायों का समर्थन किया था। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने जो है 1991 में जो है सोवियत संघ से जो है राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी भी छोड़ दी थी। अब आगे आता है मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह। यानी कि जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जो कि 1985 से लेकर 1991 तक रहे, उनके खिलाफ जो है विद्रोह भी हुआ। तो मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ 1991 में सोवियत संघ में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हुई, जिसे अगस्त तख्ता पलट के नाम से भी जाना जाता है। यह तख्ता पलट कट्टरपंथी कम्युनिस्टों द्वारा किया गया था जिन्होंने गोर्बाचेव के सुधारों को रोकने की कोशिश की थी। यानी कि वहाँ के जो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने जो है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों को रोकने की कोशिश की, और 1991 में जो है सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश की गई, जिसे हम जो है अगस्त तख्तापलट के नाम से भी जानते हैं।
अब आता है तख्ता पलट की पृष्ठभूमि। तो मिखाइल गोराचेव ने 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ में पेरेस्त्रोइका, ये जिसे हम कहते हैं पुनर्निर्माण या पुनर्रचना, और आता है ग्लासनोस्ट जिसे हम कहते हैं खुलापन, जैसे सुधार किए थे, जिनका उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था को और अधिक कुशल बनाना और राजनीतिक व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाना था। यानी कि जब उसमें तख्तापलट हुआ, तो जब 1980 के दशक में जो है, यानी कि मध्य में, यानी कि 1985 से लेकर 1991 तक मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने दो नीतियां चलाई, जिनका में एक का नाम था पेरेस्ट्रोइका, दूसरा नाम था ग्लासनोस्त। लेकिन ये दोनों जो इनकी नीतियां थी, ये जो विफल हो गई थी, क्योंकि वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने जो है इनका विरोध किया, क्योंकि ये जो है सोवियत संघ में लोकतंत्र लाना चाहते थे और जो है खुलापन लाना चाहते थे और लोगों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन वहाँ के जो कुछ बड़े अफसर थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो तानाशाही लोग थे, उनको जो है ये पसंद नहीं आया और उन्होंने जो है तख्ता पलट कर दिया था। आगे आता है कट्टरपंथियों का विरोध। तो गोर्बाचेव के सुधारों से कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कट्टरपंथी सदस्यों को डर था कि इससे उनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने जो है कट्टरपंथियों ने जो है क्या किया, गोर्बाचेव के खिलाफ जो है उन्होंने विरोध किया। आगे आता है तख्ता पलट का प्रयास। तो 19 अगस्त 1991 को कुछ कट्टरपंथी कम्युनिस्टों ने गोर्बाचेव को नजरबंद कर दिया और एक नई सरकार की घोषणा की थी। अब अगला पॉइंट आता है तख्ता पलट का विरोध। लेकिन इस तख्ता पलट का व्यापक विरोध हुआ, जिसमें बोरिस येल्त्सिन, जो बाद में रूस के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जब तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, तो वहाँ के जो बोरिस येल्त्सिन जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे आता है तख्ता पलट की विफलता। तो अंततः तख्ता पलट विफल हो गया और गोर्बाचेव को मुक्त कर दिया गया था। यानी कि जो कट्टरपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने जो है मिखाइल गोर्बाचेव को जो है नज़रबंद कर दिया था। और लेकिन जब इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन बने थे, और उन्होंने जो है इनको जो है मुक्त कर दिया था, किनको, गोर्बाचेव को। तो अब आपको आने वाला है अच्छे से आनंद इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि यहीं से जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ। यह विश्व इतिहास की एक अहम घटना थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह देश 15 अलग-अलग देशों में बँट गया था। तो यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो 19 यानी कि 1991 में 25 दिसंबर को हुआ था, और ये जो है विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और जब सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 देश उससे जो है अलग हुए, जिनमें 3 बड़े देश थे, जिनमें एक था यूक्रेन, बेलारूस, रूस, ये जो है इसके बड़े देश माने जाते हैं। तो अब आता है सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया। तो इसके जो सोवियत संघ था, इसकी विघटन की प्रक्रिया कैसे हुई? तो 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस के राष्ट्रपतियों ने बेलवेजा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन होने जा रहा था, तो सबसे पहले 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस के राष्ट्रपति ने जो है बेलवेजा समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर आगे आता है कि 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया, और अगले दिन सोवियत संघ यानी सोवियत संसद के बचे हुए सदस्यों ने संघ को भंग करने के लिए मतदान किया था। यानी कि जब 25 दिसंबर 1991 को जो है गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके अगले दिन ही यानी कि 26 दिसंबर 1991 को जो है संसद के जो कुछ बचे हुए सदस्य थे, उन्होंने जो है उसके संघ को जो है भंग करने के लिए वोट दिया और मतदान किया। यानी कि वोट देना या मतदान है, एक ही बात है। अब आगे आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जिनमें सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे, जिनमें आर्थिक मंदी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बढ़ते राष्ट्रवाद और शीत युद्ध का दबाव प्रमुख थे। तो यानी कि जब सोवियत संघ के विघटन के कई कारण हुए, जिनमें आर्थिक मंदी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद और शीत युद्ध का दबाव, ये जो है इसके प्रमुख कारण थे विघटन के। तो अब हम देखेंगे आर्थिक मंदी क्या थी।
तो 1970 के दशक तक सोवियत अर्थव्यवस्था उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ गई थी, जिससे नागरिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की कमी और बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा था। यानी कि आर्थिक मंदी कैसे आई कि 1970 के दशक में, यानी कि 1971 से लेकर 1980 तक के बीच में जो है सोवियत अर्थव्यवस्था में और उसकी जो उत्पादकता और प्रौद्योगिकी का जो मामला था वो जो है पीछे पिछड़ गया, और वहाँ का जो राजनीतिक यानी कि उसका जो आर्थिक जो ढांचा था वो भी चरमरा गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया, जिससे नागरिकों को जो उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आई और बढ़ते हुए उन्होंने जो है असंतोष का भी सामना किया। आगे आता है राजनीतिक भ्रष्टाचार और नौकरशाही। तो भ्रष्टाचार जिसे हम कहते हैं भाई भतीजावाद और खुलेपन की कमी व्यापक थी, जिसमें लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। यानी कि वहाँ के जो कुछ बड़े अफ़सर हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है लोगों पर जो है यानी कि अत्याचार करना शुरू कर दिया, और लोगों पर जो है काफ़ी ज़्यादा अत्याचार बढ़ता गया, जिसके कारण जो है लोगों में असंतोष बढ़ा। अब आगे आता है कि बढ़ता राष्ट्रवाद। तो गोरबाचेव की सुधारों जैसे ग्लासनोस्ट, जिसे हम कहते हैं खुलेपन, और पेरेस्ट्रोइका जिसे कहते हैं पुनर्गठन, पुनर्रचना या फिर पुनर्निर्माण ने विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। आगे आता है शीत युद्ध का दबाव। तो अमेरिका के साथ महंगी शस्त्रों की दौड़, अफगानिस्तान में हार और बर्लिन की दीवार का गिरना सोवियत संघ के लिए भारी आर्थिक और राजनीतिक दबाव बन गया था। यानी कि जब सोवियत संघ जो है अमेरिका की बराबरी करना चाहता था हथियारों के मामले में, और लेकिन जब उसकी अफगानिस्तान से हार हुई और बर्लिन की दीवार को जो है 1989 में गिराया गया था। आप जानते हैं कि इसको बर्लिन की दीवार को जो है शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, और बर्लिन की दीवार को जो है 1961 में बनाया गया था, और इसको जो है 1989 में गिरा दिया गया था। ये दीवार जो है 150 किलोमीटर लंबी थी, जो कि 28 सालों तक जो है खड़ी रही थी, जो कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को एक दूसरे से अलग करती थी। आगे आता है सुधारों की विफलता। तो गोर्बाचेव के सुधारों का उद्देश्य सोवियत संघ को मजबूत करना था, लेकिन वे विफल रहे और कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति कमजोर हो गई थी। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि ये जो है सोवियत संघ के विघटन के कुछ कारण हैं। आगे आता है लोकतांत्रिकरण की मांग। तो लोगों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट प्रणाली के लिए खतरा बन गई थी, और इसी प्रकार जो है 1991 में जो है इसका विघटन हो गया था। तो यही जो है सभी इसके विघटन के कारण बने। अब आगे इसमें आता है विभिन्न गणराज्यों का सोवियत संघ से अलग होना। तो 1990 में कई गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ, और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और सोवियत संघ का झंडा मॉस्को क्रेमलिन से उतार दिया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका विघटन हुआ, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने भी जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और सोवियत संघ का झंडा जो है मॉस्को क्रेमलिन से भी उतार दिया गया था। अब आगे आता है सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण थे आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद का उदय और सुधारों की विफलता। तो ये जो है सभी इसके विघटन के प्रमुख कारण थे। और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान से सोवियत अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे आर्थिक स्थिरता कमजोर हुई थी। तो अब जो है आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।